हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला. Dear students, in last video we have studied the chapter 9 जीव और उसके आवास स्थान. तो आज हमने पढ़ना है इस चैप्टर में विभिन्न आवासों की यात्रा करनी है और हमने विभिन्न आवासों को पढ़ना है. जैसे पहला है आपका मरुस्थलीय आवास. तो मरुस्थलीय आवास क्या होते हैं, चलिए मरुस्थल क्या होते हैं पहले तो ये पढ़िए. देखिए, मरुस्थल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ चारों तरफ रेत होता है और पानी नहीं होता है और पेड़ पौधे भी बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो उसको मरुस्थल कहते हैं. और वहाँ पे अत्यधिक धूप होती है, गर्मी होती है. ठीक है, तो मरुस्थल के अजैब घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हमने चैप्टर पढ़ा था, शुरू किया था. तो इसके अलावा मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों का क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, चलिए. अब मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति पैर लंबे तो नहीं होते. दिन की तेजी गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं. अब रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर आते हैं. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है, ये मरुस्थल के बिल है बने, यहाँ पे चूहों ने अपने बिल बना रखे हैं. ठीक है, ये जीव जो है जमीन के अंदर रहते हैं ताकि गर्मी से बचे रहें. तो जब तापमान जो है बाहर कम हो जाता है यानी रात को, तब ये बाहर आते हैं. इसी प्रकार मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे जैसे कैक्टस है, तो ये पौधे भी अपने आप को वहाँ के लिए अनुकूलित करते हैं. कैसे करते हैं, देखिए, एक तो नंबर एक, इनका शरीर जो है गूदादार होता है, नरम होता है, ताकि उसमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ पे स्टोर हो सके. और दूसरा, इनमें कांटे होते हैं, पत्तियाँ नहीं होती है, यानी पत्तियाँ ही रूपांतरित कांटों के रूप में होती हैं ताकि कम से कम पानी इनसे बाहर निकले वाष्पोत्सर्जन के द्वारा. तो इस प्रकार ये भी पानी की कमी को बचाने के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हैं. ठीक है, इसके अलावा मरुस्थलीय पौधों में मैंने आपको बता दिया वाष्पोत्सर्जन जल की मात्रा जो है निष्कर्ष करते हैं, इसलिए पत्तियों के रूप में, इनके कांटों के रूप में होती है. इनकी पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से जल ह्रास की कमी होती है, यानी जल का नुकसान कम होता है ताकि जल बचा जा सके, तभी इनकी पत्तियां जो है कांटों के रूप में रूपांतरित होती हैं. अब इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है. आपको पता है नॉर्मली प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम पौधों में पत्तियों में होता है, परंतु ऐसा नहीं है, कुछ पौधों में यह तने में भी होता है. क्योंकि अब जैसे कैक्टस है, उसमें तो पत्तियाँ होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना भोजन बनाता है. तो इसका मतलब क्या हो, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता? नहीं. तो ऐसे पौधे जिनमें पत्तियां नहीं होती हैं, उनके तने ही पत्तियों का काम करते हैं और वो हरे होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल पत्तियों की बजाय तने में होता है. तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण उनके तनों में होता है. अधिकतर पौधे मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत अधिक गहराई तक चली जाती हैं ताकि वह जमीन के अंदर से ज़्यादा पानी को अवशोषित कर सके. ये था मरुस्थलीय आवास. अब मरुस्थल में कैसे जीवन होता है, कैसे पेड़ पौधे जीव जंतु आपस में मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा. चलिए दूसरा आवास देखते हैं, पर्वतीय आवास. अब पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार जीव जंतु पेड़ पौधे अपने आप को वहाँ के माहौल के हिसाब से रहने के लिए ढालते हैं. अब देखिए, आपको पता है पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः बहुत ठंडा मौसम होता है, इसमें बहुत तेज़ हवाएँ चलती हैं. आप भी कुछ बच्चे पर्वतों में रहते हैं, आपको पता है. और यहाँ पे शीतकाल में अत्यधिक ठंड पड़ जाती है और हिमपात होता है, बर्फबारी पड़ती है, जो आपके यहाँ पे चपलानी धार में पड़ता है. पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं. ठीक है, जैसे मुख्यतः देवदार और कायल. तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले लंबे लंबे पेड़ होते हैं, शंकुनुमा, ऐसे ये देवदार के और चीड़ के और कायल के पेड़ होते हैं. ठीक है, तो यदि पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं आप, तो वहाँ के घूमने गए होंगे, आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य वृक्षों में भी देखा, छोटे छोटे वृक्ष भी देखे आपने, जो कि ऐसे प्रकार के माहौल में अपने आप को रहने के लिए अनुकूलित करते हैं, जैसे झाड़ियाँ, छोटे जो बड़े नहीं होते. तो ये वृक्ष जो है अपने आप को किस प्रकार अनुकूलित करते हैं. तो ये वृक्ष क्या करते हैं, ये वृक्ष सामान्यतः शंकु आकार के होते हैं ताकि उसमें जो है बर्फ ऊपर से गिरे तो सीधा नीचे आ जाए, टहनियाँ ना टूटे. और शाखाएं इनकी तिरछी होती है, जैसे देवदार की. इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, मैंने आपको बता दिया, जैसे देवदार,
चीड़ या कायलिन की पत्तियाँ सुई के आकार की होती हैं। इसमें से क्या होगा फिर, ये सुई के आकार की इसलिए होती हैं ताकि इनमें से जल की जो निष्कासन होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है, वह कम से कम हो और वर्षा का जल एवं हिम बर्फ जो है आसानी से नीचे की ओर खिसक जाए। पर्वतों पर इन वृक्षों में अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। आपको पता ही है, आपके यहाँ पे भी होते हैं। तो पर्वत पर जो जीवित रहने वाले जीव जंतु हैं वह अपने आप को इस प्रकार के वातावरण में अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है। अब पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। अब देखिए चित्र 9.7 ए में देखिए, बी में देखिए, सी में देखिए। ये क्या है? चित्र 9.7 ए में है आपका एक तेंदुआ है। ठीक है। इसने क्या कर रखा है, इसने भी अपने आप को वहाँ ठंडे मौसम के हिसाब से रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर रखा है। उसके बाद याक होता है, याक की चमड़ी मोटी होती है, उसके ऊपर बाल होते हैं, जिस प्रकार वो अपने आप को ठंड से बचाता है। फिर आपके ये याक है जो अपने आप को बचाता है। तो इस प्रकार जो है अपने आप को ठंड में रहने के लिए ये जीव जंतु अपने आप को क्या करते हैं, अनुकूलित करते हैं। तो अब याक की बात करें, याक के शरीर पे लंबे बालों से ढका हुआ होता है। ठीक है, जिससे क्या उसको गर्मी लगती है और ठंड से वो बचा रहता है, तो इसलिए वो ठंड में या बर्फ के मौसम में जीवित रहता है। अब पहाड़ी तेंदुआ होता है, उसके शरीर पे भी क्या होती है, फर होती है, यानी बाल होते हैं, जो कि उसको बर्फ में गर्मी देते हैं और ठंड से बचाते हैं। और यह बर्फ पर चलते समय अपने पैरों को ठंड से बचाता है। अब पहाड़ी बकरी होती है, उसके खुर में उसके ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनती है। तो पहाड़ी जो बकरी होती है वह भी अपने शरीर को ढालदार चट्टानों में चलने के लिए बनी हुई होती है। ये है पहाड़ी बकरी। तो इस प्रकार जो है पर्वतीय क्षेत्रों में जीव जंतु अपने आप को क्या करते हैं, अनुकूलित करते हैं। तो इस प्रकार जो है दो आवास हमने पढ़ लिए, एक मरुस्थलीय आवास, दूसरा पर्वतीय आवास। अब तीसरा है घास के मैदानों वाला आवास, जिसे बोलते हैं घास स्थल। चलो इसको पढ़ते हैं। अब शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है, ये आप सभी को पता है, और यह एक शक्तिशाली जंतु है जो कि हिरण या दूसरे जंतु को मारकर अपना भोजन करता है। अब यह क्या होता है, यह मटमैले हरे भूरे रंग के भी हो सकते हैं, काले रंग के भी हो सकते हैं, और सफ़ेद रंग के तेंदुआ भी होता है, जो आपने देखा होगा बहुत कम। ठीक है। तो एक शेर एक हिरण को चित्र 9.8 में दिखाया गया है, मैं आपको बताता हूँ। अब इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है? क्या ये चेहरे के सामने है अथवा पीछे है? शेर के अगले पैर में नाखून लंबे होते हैं, यानी आगे वाले पाँव में शेर के नाखून लंबे होते हैं और पीछे वाले में कम। अब आगे वाले में लंबे होते हैं, इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है कि वह पादा उंगलियों यानी पैर की उंगलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है, और जब वो छलांग लगाता है, पेड़ पे चढ़ता है, तो इन नाखूनों को बाहर निकाल के अपनी मजबूत पकड़ बना लेता है। ठीक है। तो इस प्रकार यह पेड़ पे चढ़ने के लिए, छलांग लगाने के लिए अपने शरीर को ढाला हुआ होता है इसमें। ठीक है। तो उसका रंग मटमैला क्यों होता है शेर का? वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की जो भूरी घास होती है मैदानों में, तो उसमें अपने आप को छिपाए रखे ताकि वो दूर से दिखे ना किसी भी शिकार को, यानी हिरण को या किसी और को। ये देखिए, ये चित्र 1 में आपका शेर है, ये चित्र बी में आपका हिरण है। तो इस प्रकार जो है इनका शरीर घास के मैदानों में बने होने के लिए, रहने के लिए या अनुकूलित होकर इस प्रकार इनका शरीर ढला हुआ होता है। तो अब हिरण देखो, हिरण की बात की जाए, शेर की बात तो हमने कर ली, हिरण की बात करें तो हिरण भी बहुत तेज गति से भागता है। उसे शिकारी से दूर भागने में यह सहायक होते हैं उसकी क्या, उसके पैर, जो कि वह जल्दी से छलांग लगाकर दूर भाग सकता है। अब शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं जंतुओं के विशिष्ट जो हिरण होता है वह अपने आप को देखिए। अब हिरण को क्या होता है, हिरण घास स्थल में रहता है, पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हमने शेर की बात की, अब करते हैं हिरण की बात, जो अनुकूलित करते हैं अपने आप को मैदानों में या अपने आवास स्थान में रहने के अनुसार। तो हिरण को शेर खाता है। ठीक है। तो जब हिरण को पता चलता है कि शिकारी आ गया है या शेर आ गया है, तो क्या करता है, वह
शिकार ना बने इसके लिए वो भाग जाता है। उसके लंबे कान होते हैं, वो क्या करते हैं, शेर की आवाज़ को, उसके पैरों की आहट को दूर से ही सुनने में सहायता करते हैं। ठीक है। इसके सिर के पीछे जो है दोनों ओर आंखें स्थित होती है, जो प्रत्येक दिशा में खतरा महसूस होने पर क्या करती हैं, इसको आगाह कर देती हैं। इसकी आंखें थोड़ा पीछे जैसे होती हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, यह अपने आप को बचा सकता है। तो ये था घास के मैदानों में जीव जंतुओं का रहन सहन और उनका अनुकूलन। तो ये थे घास के मैदान। अब इसके बाद है आपका कुछ जलीय आवास। इसको भी हम कर लेते हैं एक बार, जलीय आवास को। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, जलीय आवास कर लेते हैं। तो जलीय आवास, अब जलीय आवास में कैसे रहते हैं, पहला है समुद्र। तो समुद्र में रहने के लिए मछलियाँ रहती हैं, आपको पता है, झींगे रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, मगरमच्छ रहते हैं। तो मछलियाँ अपने आप को अनुकूलित करती हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है। अब दूसरे समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारारेखीय होता है, जिसमें वो जल में आसानी से चल सके और उनका आगे से गति कर सके। अब स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे जीव होते हैं जो समुद्र में रहते हैं, ठीक है, इनका शरीर आमतौर पर धारारेखीय नहीं होता। ये समुद्र की गहराई में रहते हैं और बिल्कुल तल में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को अपनी भुजाओं से पकड़ते हैं। जब ये जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारारेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल्स होते हैं या क्लोम होते हैं। अब इसके अलावा समुद्र में और चीज़ रहती है, जैसे डॉल्फिन है, बड़ी व्हेल मछली है, ये भी समुद्र में रहते हैं। इनमें तो गिल होते नहीं, फिर ये कैसे वहाँ रहती है। ये सिर पर स्थित जो उनके नथुने होते हैं, जो नाक होता है, वहाँ से क्या करते हैं, उनमें छिद्र होते हैं। इन वात छिद्रों द्वारा यह सांस लेते हैं और जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर दोबारा से अपने नथुनों में सांस भरकर जल में डुबकी लगा लेते हैं। तो इस प्रकार जो ये डॉल्फिन जो है और व्हेल मछली होती है, अपने आप को भी यह क्या करती है, अनुकूलित करती है। ये जलीय आवास में यानी समुद्र में। उसके बाद जलीय आवास में अगला आता है आपका तालाब एवं झील। अब तालाब एवं झील में क्या होती है, आपको पता है, तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधे को उगते हुए देखा आपने, बहुत सारे हरे रंग के पौधे उगते हैं। यदि संभव हो तो आप एक बार जाके किसी तालाब में भ्रमण करिए और वहाँ पे देखिए, ये हरे रंग के पौधे, इनको बोला जाता है शैवाल। अब ये क्या होते हैं, इन पौधों तने की जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित होती है, ये हमने देखना है। देखिए, ये जो है, ये है कुछ जलीय पौधे। ठीक है। ये जल में प्लवन यानी तैरते भी हैं, ये जल में तैरने वाले पौधे हैं। ठीक है। आंशिक रूप से जलमग्न होते हैं, जैसे आधे जल में मग्न भी हैं और आधे बाहर होते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के पौधे जल में होते हैं। ठीक है। अब इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जो है मिट्टी में यानी जल की तली में होती है, और कुछ पौधे जो है जल की मिट्टी, जल, खनिज, पोषक तत्वों को अवशोषण करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं उनका मुख्य कार्य क्या होता है, पौधों को जमीन पानी की जमीन से सटाकर सीधे खड़े रखना, ये कार्य होता है, ना कि वहाँ से अवशोषण करना। मेन कार्य होता है इनका ये, ताकि पौधे वहाँ पर खड़े रहें। अब इन पौधों का क्या होता है, तना क्या होता है, लंबा होता है, खोखला होता है, हल्का होता है, ताकि यह तना जल की सतह तक आसानी से वृद्धि कर सके। जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर आके लगकर ये प्लावन करते हैं। प्लावन करना क्या होता है, तैरते हैं। अब कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे हुए होते हैं। आपने देखे होंगे, तालाब में भी देखे होंगे, आपके यहाँ पे अगर तालाब हो आप जाके देख सकते हैं। कुछ पौधे जमीन तालाब के अंदर डूबे होंगे, कुछ थोड़े से ऊपर होंगे, कुछ बिल्कुल आधे ऊपर होंगे, आधे अंदर होंगे। तो इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां बिल्कुल संकरी पतली होती है, रिबन की तरह। यह बहते हुए जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। ठीक है। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिसमें जल इनके बीच में रहता है और पत्तियों में कोई क्षति नहीं होती। तो इस प्रकार जो है आपके जल में पौधे होते हैं। अब तालाब में पौधों के अलावा मेंढक भी होते हैं। ठीक है। अब यह मेंढक जो है तालाब के जल एवं स्थल दोनों पे रह सकता है। इसके पिछले वाले पैर, पश्चपाद क्या होता है, पीछे वाले पैर लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उसे छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। समझ गए। और इसके जो पश्चपाद यानी पीछे वाले पैर हैं में जलायुक्त
पादा उंगलियां होती हैं। पीछे वाले पैर में इसकी जाल की तरह उंगलियां होती हैं जिनमें जाल या जाला जैसा बुना होता है। अब ये जाला क्यों होता है? ये इन मेंढकों को पानी में तैरने में सहायता करती हैं। तो इस प्रकार जो है हमने मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतुओं के आवास के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने घास के मैदानों में रहने वाले जीव जंतु के आवास के बारे में पढ़ा, कैसे वो अनुकूलित करते हैं अपने आप को। फिर हमने पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जीव जंतु के बारे में पढ़ा, उनके अनुकूलन के बारे में पढ़ा। फिर हमने जल में रहने वाले जीवों के बारे में, उनके अनुकूलन के बारे में पढ़ा। अब जल में हमने पढ़ा समुद्र में जो जीव रहते हैं वो किस प्रकार अपने आप को अनुकूलित करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा तालाब में, झील में जो जीव रहते हैं वो किस प्रकार अपने आप को अनुकूलित करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है बच्चों। कल के वीडियो हम अपने आसपास के जीवों के बारे में पढ़ेंगे 9.4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। जो भी मैंने इसमें पढ़ाया वो आपको समझ से आया होगा और अच्छी तरह से आपने उसको ध्यान से सुना होगा, देखा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।